हेलो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये मेरे पास आज जो क्लास 10th का मैथ का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, उसका सेट 3 है। क्वेश्चन पेपर कोड आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर का एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आप अपने आंसर इससे चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, ठीक है। हम इसको इजी तो नहीं कहेंगे और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पेपर था, अच्छा पेपर था। बच्चों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई जगह हो सकती है, या क्वेश्चन पूछने का ढंग ऐसा था जिससे बच्चे प्रॉब्लम में हो सकता है पड़े हों। मैंने पीछे ही कल एक वीडियो बना के अपलोड किया था कि एग्ज़ाम में क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, और उसमें मैंने एक बात, जैसे एक वीडियो मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं कि कुछ अति महत्वपूर्ण बातें, तो उसमें मैंने ये बात भी डिस्कस किया था कि वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन पेपर के वर्डिंग से भी हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर के वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, उससे भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि जो 1 to 20 MCQs हैं उनके क्या आंसर होंगे, ठीक है। सी स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट। कार्व्ड आउट मतलब काट के निकाल देना। तो क्या किया जा रहा है, ये जो हेमी स्फीयर है इसमें से कोनिकल कैविटी मैक्सिमम वॉल्यूम का, अब मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ इसलिए दिया है कि इसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा वो काट के निकाला गया, मतलब इससे बड़ा कोण इससे नहीं काटा जा सकता। बस यहाँ ये मैक्सिमम वॉल्यूम का सेंस है, यहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम का ये सेंस है कि इस जो हेमी स्फीयर है इससे जो बड़ा कोण सबसे काटा जा सकता है, तो जो सबसे बड़ा कोण काटा जाएगा, वैसे तो फिगर दे भी दिया है, अगर फिगर नहीं दिया होता तो हो सकता है आप और कंफ्यूज होते। तो ये फिगर दिया है, जो सबसे बड़ा कोण काटा जा सकता है उस कोण के बेस का डायमीटर और जो हेमी स्फीयर के सर्कुलर सरफेस का डायमीटर है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कार्व्ड आउट, मतलब जो कैविटी काट के निकाली जा रही है, कार्व्ड आउट माने काट के बाहर कर दिया गया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो कैसी कैविटी काट के निकाला गया है, कौन सी, जैसे ये तो जो कैविटी निकल रही है वो कोन के शेप का निकल रहा है, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई RL, ठीक है। पाई की वैल्यू दिया हुआ है इसमें 3.14 रखने के लिए मैंने रख दिया। रेडियस देखिए इसमें दिया है 10। तो फिगर में आप देख ही रहे हैं कि जो कोन के सर्कुलर सरफेस का डायमीटर रेडियस है, वही रेडियस हेमी स्फीयर के सर्कुलर सरफेस का भी है। तो पाई RL फार्मूला लिखेंगे, ये जो कैविटी काट के निकाला गया है वो कोनिकल है, तो फार्मूला पाई RL होगा। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, R की वैल्यू हम 10 रखेंगे, और L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि ये 10 है, ठीक है, ये 10 होगा और ये भी क्या होगा 10 होगा, और ये 90 डिग्री होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर लीजिए, क्योंकि कोण का जो रेडियस होता है और जो हाइट होता है एक दूसरे के पर, ये रेडियस और ये हाइट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 10 है और ये भी 10, आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आएगा 10√2। इसकी वैल्यू जो आएगी, देखिए मैंने यहाँ निकाला है 10√2 आएगा, ठीक। उसके बाद जब यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 314√2, 314√2। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये AP दिया हुआ है और A16 माइनस A12 फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ लगाया है A16 माइनस A12, तो A16 हो जाएगा A+15D माइनस A12 होगा A+11D। A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 15D में से 11D माइनस करेंगे 4D आएगा, ठीक। अब आप D की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -10/4 में से -15/4 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो D की वैल्यू मिल रही है 5/4, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे माइनस किया है तो ये किसके इक्वल आया, 4D के इक्वल आया, तो 4 × D की वैल्यू 5/4 रख देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 आ जाएगा आंसर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, तो एक वीडियो में मैंने इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है, अब एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ हैं कि वैल्यूज़ डिफरेंट हैं ये ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैंने लगवाया भी था, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मीना कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ़ टोटल 800 टिकट्स वेयर सोल्ड। तो ये जो टोटल 800 टिकट है यही टोटल आउटकम हो जाएगा, दिस इज़ टोटल आउटकम। और जो नंबर ऑफ टिकट है ये मान लीजिए x है, तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो x/800 आएगा, और यही x/800 इसके इक्वल लिखना है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पहले से दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, x/800 इज इक्वल टू 0.08, और सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो और ये 2 प्लेस पे डेसिमल, जीरो खत्म हो जाएगा, 8 8 जा 64। तो इसमें ये 64 थर्ड का ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, कैंपिंग टेंट इज इन हेमीस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर हैज़ अ डोर ओपनिंग एरिया। मतलब जो कैंपिंग टेंट है तो पहले तो किस शेप का है, हेमीस्फेरिकल शेप का है। तो ये कह रहे हैं मान लीजिए हेमीस्फेरिकल शेप का है, तो इसी में ये डोर लगा हुआ है और हैज़ अ डोर ओपनिंग एरिया 0. तो इसमें जो है अब वो एरिया किस शेप का है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, चाहे ये स्क्वायरिश हो, रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इस एरिया के बराबर स्पेस छूटा हुआ है। तो पूछ रहा है आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो आप जानते हैं आउटर सरफेस एरिया क्या लेंगे, तो आउटर सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का 2πr² हो जाएगा, और इसमें से जो इतना स्पेस है डोर के लिए ये माइनस कर देंगे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसमें दिया हुआ है 1.4, तो जब सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा 11.2, और ये आंसर आपका हो जाएगा 11.2 मैंने बोल दिया है, 11.82 होगा, ठीक है। 4 का सी हो जाएगा। अब इस पे आइए, इसमें आपको पाइथागोरस लगाना है सिंपली, और ये जानते हैं रेडियस और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो जब आप पाइथागोरस लगा के सॉल्व करेंगे तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2b², ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 4 + 4a आएगा, इसका करेंगे तो a² + 4b² आएगा। a² से a² आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो बचा हुआ है इस पूरे में मैंने यहाँ 4 4 और यहाँ भी 4, पूरे में 4 का डिवीजन कर दिया, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b² आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको एक ऑप्शन इसी तरह का मिल जाएगा, b² है तो यहाँ b² है, फिर a+1 है तो ये a+1 है, तो ये d वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये 6 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, तो सेक ए को आप ऐसे ही रहने दीजिए, √sec² a-1 क्या हो जाएगा, tan² a हो जाएगा। sec² a-1 आप जानते हैं tan² a होगा, तो ये रूट में होगा, तो जब tan² a का रूट लेंगे तो tan a आ जाएगा। अब sec a होता है 1/cos a, और tan a आप लिखेंगे sin/cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, 1/sin a, तो 1/sin a क्या होता है cosec a। तो 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जब पूरा मैं 20 MCQ सॉल्व कर दूंगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि किसका कितना MCQ सही है, ठीक है, और कहाँ उनको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, ये आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q इज डिवाइडेड बाई y एक्सेस। तो इसको जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट PQ हो गया, ठीक है, P का ये कोऑर्डिनेट है और ये Q का कोऑर्डिनेट है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, y एक्सेस से। यानी कि मान लीजिए इस पॉइंट पे y एक्सेस इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट पे y एक्सेस, तो ये पॉइंट y एक्सेस पे है, तो इस पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे तो चूंकि ये पॉइंट y एक्सेस पे है तो y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y। अब आप इसी वाली वैल्यू का यूज कर लीजिए, जो ये x कोऑर्डिनेट है इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1/m+n होता है, या सिंपली ये सब की ज़रूरत नहीं। आप जैसे हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे और k का इधर आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका इधर हो जाता है, इसका इधर हो जाता है, तो k का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, और नीचे k+1 होगा, इसका इधर इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आएगा 2:5 आएगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आज ये बहुत ईजी है। अ वायर इज अटैच्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये फिगर देखना मैं पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है आपका वायर, द लेंथ ऑफ द वायर, यही पूछ रहा है, लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस दिया ही हुआ है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में आप cos लगा लीजिए, cos 60 होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, जब सॉल्व करेंगे इसको तो 10√3 आएगा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है,
आप क्या करेंगे, इसमें सिमिलरिटी लगा लीजिएगा। जैसे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो जैसे ये 24/36 24/36 ये पूरा साइड लिया जा रहा है, तो इधर से 7 ये पूरा डी हो जाएगा, 7/d। सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आएगी 21/2। ये पूरा जो d आ रहा है ये 21/2 आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, a ही चाहिए। तो 21/2 में से 7 माइनस कर देंगे, 21/2 माइनस 7, 7 दूना 14, तो 21 माइनस 14, फिर 7 आ जाएगा, 7/2 3.5। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये तो ईजी है। देवांश प्रूव दैट ट्रायंगल ABC PQR, ABC और PQR ये इसको सिमिलर प्रूफ करता है। कौन सी क्राइटेरिया लगा रहा है, साइड एंगल साइड लगा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि C और R को इक्वल लेना है। तो जब C और R को इक्वल लेंगे तो साइड एंगल साइड का मतलब जो दो साइड का रेशियो लिखते हैं उसके साथ जो एंगल लेंगे वो इंक्लूडेड एंगल होगा। इंक्लूडेड एंगल मतलब उन दोनों साइड के बीच का एंगल होगा। तो जैसे यहाँ C लिए हैं, तो जब C एंगल और R एंगल ले रहे हैं तो C के साथ हमको AC और BC लेना पड़ेगा, AC और BC। तो AC BC यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन फिर इसमें आइए R के साथ हमको PR और QR लेना पड़ेगा। तो PR QR इसी में दिख रहा है, ठीक है। PR भी चाहिए, QR भी चाहिए। तो यहाँ PR है लेकिन PQ आ गया, तो ये वाला गलत है, बाकी सब ऊपर तो गलत ही है। D वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन वो जो मैं डेविएशन बता रहा था कि जैसे ये FI/DI अपान, ये पीछे के पेपर में आया था एक साल, और अपान FI होता है, तो ये इसको हम DI मीन लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए एक बार फिर पूछ दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप पहले ये फार्मूला लिखिए, एक्स मीन क्या होता है। एक्स मीन होता है ए स्टेप डेविएशन से एक्स मीन का फार्मूला होता है A + H × सिग्मा FI/UI अपान सिग्मा FI, ठीक। तो एक्स मीन हो जाएगा A + H, और यही जो है वैल्यू इसी को U मीन बोलते हैं। इसकी जगह पे हम U मीन लिख सकते हैं, ठीक। अब जो वैल्यूज़ दिए हैं सबको रखो। तो जैसे x 64 दिया है तो मैंने यहाँ रखा है, फिर a की वैल्यूज़ यहाँ स्मॉल a लिया है, स्मॉल a कैपिटल a कुछ भी लिख सकते हैं। 62.5 a की जगह पे लिख दिया, फिर h की वैल्यू 5 दिया है तो 5 लिख दिया, इनटू u मीन हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर से इसको माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा, इधर 5 बचा, 0.3, तो u मीन की वैल्यू 0.3 हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। साइन थीटा की वैल्यू 1/9 दिया है, ये तो बहुत ही ईजी है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा। तो 9 × 9, 9 × 9, तो 9 × 9 + 1, 9 × 9 - 1, 9 9 जा 81 + 1 82, 9 9 जा 81 - 1 80। ये वाला ऑप्शन 82/80 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ये इसमें भी हो सकता है बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज रहे हों, लेकिन ज़्यादा ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। मतलब 0 और 1 के बीच लाइज करती है। मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और उनके बीच के टर्म भी लेते हैं। तो देखिए 39/100 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.39, तो ये 0 और 0.39 आएगा, तो ये 0 और 1 के बीच में है। ये तो और छोटा हो जाएगा, तो ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक। यहाँ 10% का मतलब 10/100, 1/10, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में है। लेकिन 10/0.2 जो है, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई तो कर देंगे, तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये 50 आ गया। 1 से बहुत ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैन नॉट बी, तो यही नहीं होगा, ठीक है, ये सी वाला। यहाँ ये द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, बहुत आसान है, सभी बच्चे लगाए होंगे। b² - 4ac = 0 होता है रियल और इक्वल रूट के लिए। तो जब वैल्यू रख के लगाएंगे तो m की वैल्यू आएगी 49/12, ओके। अब यहाँ आ जाइए, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉइंट ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p, माने p की वैल्यू निकालनी है। कब निकालना है, फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने एक बार बच्चों को पढ़ाते समय कराया था, ठीक है। यहाँ वीडियो मैंने एक फिजिकल क्लास में पढ़ाया था, ऑफलाइन क्लासेज में बताया था, ऑनलाइन में मैं तब उस समय मैं वीडियो बना नहीं रहा था। तो इसमें दिया क्या, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p की वो वैल्यू जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएं, रेशनल हो जाएं, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, वो वाला मेथड मत अपनाइए, b² - 4ac, ये जो लिखते हैं आप ना, 4ac ≥ 0, इस पे मत जाइए, ठीक है। आप सीधे सीधे चुपचाप d की वैल्यू निकालिए। तो d की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac आएगा, ठीक है।
अब जब d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा तो अब आप यहाँ से वैल्यू रखिए, तो b की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। अब जैसे हम रूट निकालते हैं तो फार्मूला क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a लिखते हैं। अब यहाँ देखो, जब यहाँ हम d की वैल्यू लेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ b प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 24 अपॉन 2a। अब ध्यान से समझना है इसको, यहाँ p की वैल्यू जो कुछ भी हम लेंगे तो उसमें से 24 माइनस होगा, तो यहाँ एक ओवरऑल वैल्यू आएगी, और जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक। अब हमको रूट कैसा चाहिए, रियल चाहिए, तो अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये टोटल जो पी स्क्वायर माइनस 24 हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तभी स्क्वायर रूट निकलेगा, और जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तभी x की वैल्यू रेशनल होगी, और अगर रूट नहीं खत्म हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इरेशनल आ जाएगी। तो आप ये बताओ कि हम p की वैल्यू क्या लें, ठीक है। तो आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, ठीक। तो अगर p की वैल्यू यहाँ 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 24 माइनस 23 आ जाएगा, तब तो और दिक्कत आ जाएगी, अंडर रूट में माइनस 23, तो ये तो इमेजिनरी आंसर लाएगा x की, ठीक है। फिर आप इस पे आ जाइए √5, तो अगर √5 यहाँ रखते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, और 5 माइनस 24 फिर क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, फिर इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक। 25 अगर आप लेते हैं यहाँ तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में 24 माइनस करेंगे 601 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 24 1 आएगा, और 1 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ने रहा हूँ, आप सबके पास पेपर आप मिला लीजिएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क दिया है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है 2πr थीटा बाई 360, इसी में सारे वैल्यूज रखने हैं। तो जैसे मैंने लिखा ना एल इज इक्वल टू 2πr थीटा बाई 360, और ये 2.2 के इक्वल लिखा हुआ है। तो अब इसमें सारे वैल्यूज रखिए, 2π की वैल्यू 22/7 रख देंगे, r की वैल्यू 2.8 हो जाएगा, थीटा निकालना है, नीचे 360 और इधर 2.2 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 45 आएगी, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया है, इसमें कह रहा है कि 2 डाइस जो है हम दे आर रोल्ड टुगेदर, तो 2 डाइस लेते हैं तो टोटल आउटकम कितना बनता है, 36 बनता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम, तो पेयर में आउटकम्स आते हैं, लेकिन उसमें हम वही आउटकम फेवरेबल में लेंगे जिसमें x ग्रेटर होगा y से, वही फेवरेबल आउटकम लेंगे जिसमें x y से ग्रेटर होगा। तो ये मैंने फेवरेबल आउटकम्स लिखे हैं जहाँ पे x ग्रेटर है y से, जो वो 1 वाली लाइन आप लिखते हैं ना, 1 1 1 2 यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें किसी में भी x ग्रेटर y नहीं आएगा। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो मैंने लिख दिया, इस सारे में x देखिए y से ग्रेटर है, x y से ग्रेटर है, x y से ग्रेटर है। इसको गिनेंगे तो टोटल काउंटिंग इसकी 15 है, तो 15/36 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। ये जब आप फाइंड करेंगे ना, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट चेक करना है, तो a1/a2 देखिए मैंने यहाँ निकाला है 3/-6, फिर -5/10, फिर मैंने निकाला है 7/14। सॉल्व करेंगे तो -1/2 -1/2 और 1/2 आएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वाला इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन बन रहा है a1/a2 इज नॉट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, तो इनकंसिस्टेंट होगा, ये ट्रू है, ठीक। फिर कह रहा है व्हेन 2 लीनियर इक्वेशन डू नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो अभी 2 कंडीशन बचता है, एक बचता है इनफाइनाइट का और एक बचता है नो सॉल्यूशन का। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो 2 कंडीशन बचता है, एक इनफाइनाइट का बचता है और एक नो सॉल्यूशन का बचता है। तो इनफाइनाइट के केस में लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, आप जानते हैं, और नो सॉल्यूशन के केस में लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो अगर यूनिक नहीं होगा तभी ये 2 केसेस बचा है, जबकि इसने एक ही दिया है, ऑलवेज वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये फॉल्स दिया है। ओके स्टूडेंट, तो ये था पूरे 20 MCQ जिसका सलूशन मैंने दिया है। अब आप अपना मिलाइए और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसका कितना MCQ सही है। ओके स्टूडेंट।